नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत आज जुड़े हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, भोपाल की शान है। मेरे साथ है राजीव वर्मा जी। आपने इनको अनगिनत फिल्मों में पिता के किरदार में देखा है। पिता इसलिए मैंने बोला क्योंकि बहुत सारी जो हिट फिल्म्स रही हैं उनमें इन्होंने एक अहम किरदार पिता का निभाया हुआ है। वैसे तो प्लेस करते रहते हैं। अभी इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से जो सबसे बड़ा अवार्ड है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, इनके नाम का चयन हुआ है। आज चलिए तमाम विषय हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके चैनल के ज़रिए मुझे अपनी बात कहने का, अपने चाहने वालों से बातचीत करने का एक मौका मिल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको खूब सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। आपको एकेडमी अवार्ड, आपका नाम का चयन हुआ है। तो हालांकि आपको तो अवार्ड्स बहुत मिले हुए हैं, मैं देख भी रही हूँ, खूब सारे तमाम अवार्ड्स हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई अवार्ड मिलता है तो मन एकदम पुलकित हो जाता है। आपको, आपकी क्या भावनाएं हैं? बिल्कुल सही कहते हैं आप। ये अवार्ड या सम्मान मिलना वैसे तो आजकल प्रथा बन गई है। कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें कि सम्मान किया जाता है, लेकिन एक तरीके से एक बाकायदा जो एकेडमी होती है उसकी तरफ से इस तरह अवार्ड मिलना, उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने हमारे काम को रिकॉग्नाइज़ किया, हमारे प्रतिभा को रिकॉग्नाइज़ किया है। और ख़ास तौर से शासन, जैसे पिछले वर्ष मुझे मध्य प्रदेश शासन का कालिदास सम्मान मिला था, जो भी नेशनल अवार्ड है, और वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा अवार्ड है जो मध्य प्रदेश शासन जो है हर साल देता है कलाकारों को। और ये जो है संगीत नाटक अकादमी, ये भारत सरकार की एकेडमी है जिसकी तरफ से चयन किया जाता है, और चयन में मेरा नाम आया, मुझे इस काबिल समझा, मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, तो ये एक अजीब किस्म की ताकत देता है, एक ऊर्जा देता है लगातार काम करने का, अच्छा काम करने का, और काम करते रहने का। बिल्कुल आपने सही कहा, ऊर्जा मिलती है। आप अभी भी इन दिनों रिहर्सल्स में बिजी हैं, नाटक आप लगातार करते रहते हैं। जी जी। तो बताइए, अभी जो लेटेस्ट आप नाटक की तैयारी जो कर रहे हैं? अभी लेटेस्ट नाटक जो है मेरा, अभी उसका एक शो हो चुका है, और भी शो इसके 2 शोज़ अभी और ड्यू हैं। ये है कैक्टस फ्लावर। ये एक्चुअली दरअसल एक फ्रेंच सोशल कॉमेडी है, बहुत पुराना लिखा हुआ है, 1965 के पहले का। इस पे फिल्में भी बनी हैं, नाटक भी हुए हैं, उसी का एडेप्टेशन है ये। नाम मैंने वही रखा है बिकॉज मुझे कैक्टस फ्लावर बड़ा अच्छा लगा। कैक्टस में कांटे तो सबने सुने होंगे, लेकिन उसमें फूल निकलना जो है एक अचंभा तो नहीं होता, होते हैं कैक्टस में फ्लावर, लेकिन कांटों के साथ फूल भी खिलते हैं, जैसे गुलाब है। तो ऐसा ही है इसका एक थीम भी वैसी ही है कि हमारे जीवन में कई तरह की ऐसी समस्याएं आती हैं, जब हम उन समस्याओं से जूझते हैं, उस कांटों से जूझते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता होती है जो फूल की तरह बाहर आ जाती है। तो उस पर बेस्ड ये नाटक है। तो ये मेरी रिहर्सल चल रही है अभी। उसका पहला शो तो हुआ था अभी, तकरीबन महीना भर भी नहीं हुआ अभी उसको। दूसरा शो है, और हर शो में नया नया परिमार्जित होता रहता है शो, तो उसकी की तैयारी चल रही है। देखिए, ये सवाल तो आपसे बहुत बार पूछा गया होगा। आपने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की, उसके बाद आप आ गए इस दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में, नाटक की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में। तो ये क्या बहुत इजीली ऐसा प्रोग्रेशन था या क्या था? मतलब नहीं, इजीली तो कोई चीज़ होती नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ में परिपक्वता जो है वो धीरे धीरे ही आती है। तो नाटक और अभिनय करने का जो शौक़ था, या एक जिसको बोलते हैं हमारे उसमें कि एक खुजली जैसी हो जाती है कि ये करना ही है मुझे, लोकप्रियता हासिल करने का एक ज़रिया होता है, जो कई ज़रिए होते हैं, उनमें से एक ज़रिया ये है। बचपन में जैसे रामलीला देखते थे हम अपने गांव में, तो वहाँ से लगता ये था कि जो गांव के लोग जो किरदार करते हैं उसमें वो लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग उनको जानते हैं। रामलीला ख़त्म होने के बाद भी उनको पहचानते हैं, उनको कभी कभी उसी
किरदार के नाम से पुकारते हैं। तो वो एक चाहत थी। तो हम छोटे थे बचपन में, तो हमको भी छोटे छोटे रोल वानर सेना में कभी मिल जाता था। तो वो चाहत बढ़ती गई, फिर स्कूल, कॉलेज, और विशेष तौर से मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा आकाशवाणी का। भोपाल आकाशवाणी पर मेरा 1967 में पहली बार मेरा तारुफ हुआ, और वहाँ पर मैं युवा वाणी शुरू हुआ था, उसमें एक गेस्ट प्रेजेंटर था। इसके अलावा फिर ड्रामा वॉइस, और फिर बी ग्रेड, ए ग्रेड, और मैंने बरसों वहाँ ड्रामे किए हैं। कॉलेज की पढ़ाई तो साथ में चली रही थी। आर्किटेक्चर मैंने मध्य प्रदेश से ही किया, भोपाल से, और इसके बाद मास्टर्स किया मैंने स्कूल ऑफ प्लानिंग से, दिल्ली से, और एलएलबी भी किया। खैर ये तो चलता रहा प्रोफेशन के साथ, बिकॉज उस वक्त ये जो शौक़ था ये एक हॉबी की तरह था, शौक की तरह था। शाम को ख़त्म हो जाता था ऑफिस का टाइम, और शाम को हम रिहर्सल करते थे, नाटक करते थे अपने शौक़ के लिए। लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग करते रहते थे। करते 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 बरसा बरस हो गई, नौकरी भी करते रहे, और कई जगह पोस्टिंग भी होती रही। हमारी इंदौर में भी पोस्टिंग रही। उसके बाद 1973 में एक तरीके से देखिए, मध्य प्रदेश कला परिषद हुआ करती थी यहाँ पर। जी। उन्होंने एक थिएटर वर्कशॉप अरेंज की। उसमें देश के बहुत बड़े नाटककार थे, बीवी कारंत, स्वर्गीय बीवी कारंत, मेरे गुरु रहे वो। उनकी शिष्यत्व में मैंने प्रशिक्षण हासिल किया। 3 महीने का कोर्स था, उसमें 2 फुल लेंथ प्ले थे, शॉर्ट प्लेस थे, सेट डिज़ाइनिंग, लाइट डिज़ाइनिंग, मेकअप और डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई गई। तो वहाँ से मुझे थिएटर का असली मतलब और असली मकसद समझ में आया। थिएटर केवल यही नहीं है कि हम स्टेज पर जाएं, लोकप्रियता बटोरें, थालियां बटोरें और खुश होकर घर चले जाएं। उसका एक अलग है। जैसा कि हमारे भरत मुनि ने भी नाट्यशास्त्र की जब रचना की थी, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था ये 5वां वेद है, और ये जो है ये केवल मनोरंजन का साधन न रखिए, इसको लोक शिक्षण का साधन बनाइए, लोगों को शिक्षित करिए इसमें। और उसीलिए देखिए हमारे भारतवर्ष की आज़ादी की लड़ाई में भी इस विधा का बड़े बखूबी पालन हुआ है। हमारे जो पुराने हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर जयशंकर प्रसाद और दादा साहब फाल्के, उन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हमारे देश की जनता को जगाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। गांव-गांव में जाकर नाटक करते थे। बंगाल में गिरीश चंद्र घोष थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। मेरे ख्याल में 1800 के आसपास, 1879 में उन्होंने शुरुआत की। तो इस तरीके से हम नाटक को एक अलग दृष्टि से देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद हम इसका एक तरीके से समझिए तो नाटक जो है केवल लोक शिक्षण और मनोरंजन का साधन ही नहीं है, ये आदमी की पर्सनैलिटी को पूरा डेवलप करता है, उसकी आवाज़ को, उसकी हाव भाव को, उसकी भाव भंगिमा को, जो किसी भी प्रोफेशन में इस्तेमाल की जा सकती है। आप जैसे एंकर हैं, आप इंट्रोड्यूस करती हैं, या न्यूज़ रीडर्स हैं, या शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन सब को आप सेल्समैन हैं, आप नेता अभिनेता तो खैर करते ही हैं इसका इस्तेमाल। तो इसलिए इसका संपूर्ण इस्तेमाल करना, इसको संपूर्ण रूप से किस प्रकार से एक्सप्लोर करना नाट्य क्रिया को, रंग कर्म को, ये मैंने सीखा है, और वही मैं प्रचारित करता हूँ, प्रसारित करता हूँ, और इसी को इस्तेमाल करता हूँ। आप नाटक करते भी हैं, अभी भी आप रिहर्सल्स कर ही रहे हैं, लगातार करते रहते हैं। इन दिनों का जो समय है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हो गए हैं कोरोना के बाद से लगातार, क्योंकि आपको अपने घर में बैठे बैठे इतनी अच्छी स्टोरीज परोसी जा रही हैं, उनके कारण कई बार तो कई बड़ी बड़ी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इन सब के बीच में कैसे देख रहे हैं आप? OTT प्लेटफॉर्म है, बड़े पर्दे की फिल्में हैं, नाटक है, ये सब के बीच में क्या नाटक की जगह है? मुझे लगता है हर विधा की अपनी जगह है, नाटक की अपनी जगह है। अभी भी मेरे शोज़ या नाटक आप कहीं भी देख लीजिए हाउसफुल जाते हैं। OTT की अपनी जगह है। OTT जो है
हम तो मोबाइल पर देख सकते हैं या घर में अपना वक्त कभी भी चला सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर टाइम पर ही कोई प्रोग्राम आएगा, वो कभी भी हम उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा सिनेमा हम जब फुर्सत में हो तो जाके देख सकते हैं, और वही सिनेमा आपको बाद में किसी चैनल पे मिल जाएगा या OTT पे मिल जाएगा। ये ज़रूर है कि OTT पे अभी मेरे ख्याल में सेंसर का उतना ज़्यादा कंट्रोल है नहीं, तो भाषा का, लैंग्वेज का, कंटेंट का उस पर कोई कंट्रोल अभी रहा नहीं है, या जो कंटेंट पर रहा भी है अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर का, तो भी जिस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, वो हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। सिनेमा तो सेंसर है, उसमें तो खैर कैंची चलती है, लेकिन वहाँ भी कहानियों का अभाव है। वही हीरो हीरोइन और फादर और विलेन होता है, और आइटम सॉन्ग होते हैं, ये होते हैं, तो इस तरीके का अलग अलग है। और नाटक का अपना स्थान है, नाटक का अपना स्थान है। उसका सबसे बड़ा जो शक्ति है वो उसके ऑडियंस है। भले वो 300 या 400 होंगे या 250 होंगे, लेकिन वो शक्ति है, वो डायरेक्ट संवाद होता है उससे। और वो है जो देखना चाहते हैं प्ले को, Yes. तभी उन्होंने जी, इतनी जी, जी। वो जाके देखते हैं। जी, मुझे याद है भोपाल, खैर अब तो पूरे मध्य प्रदेश में घूमता हूँ, देश भर में घूमता हूँ। भोपाल में ये आता कि नाटक जो है वो घर घर जाके टिकट बेचना पड़ता था, और उसके अलावा वो कहते थे हाँ भैया पैसे हम बाद में देंगे, और कई मरतबा पैसे डूब भी जाते थे। मुझे याद है बहुत पहले जब मैं कॉलेज में था तो नाटक का शौक था मुझे, तो शरद जोशी हमारे बहुत देश के बहुत प्रसिद्ध व्यंगकार हुए हैं, जो भोपाल के ही हैं, भोपाल में काफ़ी रहे हैं वो टिकट बेचने आए थे। एक नाटक था ओम शिवपुरी का, कोई नाटक उन्होंने बुलवाया था। उनको भी शौक था इस तरीके से समाज में नाटक को प्रसारित करने की, तो घर घर बेचने टिकट आए थे, और मेरे घर भी आए थे कि राजीव ये तुम्हारे लिए 4 टिकट रखे हैं। तो मैंने पैसे देने चाहे, वो 7 रुपये का एक टिकट था शायद। तो ये हालत थी उस वक्त, और आज ये हालत है, कोई घर टिकट बेचने नहीं जाता। लोग भर भर के आते हैं जो चाहते हैं नाटक देखना, जो समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, जो ये समझते हैं कि ये एक अलग विधा है, इसका आनंद अलग है, इसको सामने से बैठकर 20 फीट दूर से जो अभिनय चल रहा है, जो कहानी चल रही है, उसका आनंद लेने का। कई मरतबा तो लोग इतने मुतासिर हो जाते हैं, उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, और उसी वक्त आपको रिएक्शन जो है थिएटर अपना ड्रामा ख़त्म होने के बाद तुरंत मिल जाता है। और मेरी एक आदत भी रही कि जैसे ही नाटक ख़त्म होता है मैं अपनी ऑडियंस से बात करता हूँ, अपनी सारे कलाकारों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसके बाद उनसे कहता हूँ देखिए ये शो है, लाइव शो है, इसमें जो खामियां हों या कहीं आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ दूसरे तरीके से होना चाहिए या कहानी में ये बदलाव चाहिए, तो आप मुझे अभी इमीडिएटली रिएक्शन दीजिए ताकि मैं अगले शो में इसको सुधार सकूं। बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमने आपको अधिकांश पिता के भूमिका में देखी, और बहुत बड़े बड़े फिल्मों में, ऐसा भी नहीं, और वो सुपर हिट हुई हैं। तो एक तरह से एक पिता की भूमिका में आप कई बार जो है आपकी पहचान भी बन गई है। तो कैसे याद करते हैं और कौन से रोल को याद करते हैं सबसे ज्यादा? देखिए ऐसा है, हाँ। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ ये कि मैं जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एंट्री हुई, उस वक्त हमारे यहाँ वहाँ हीरोज़ जो थे वो मुझसे भी उम्र में बड़े हुआ करते थे 40, 45, 50 के, और जो फादर्स हुआ बनते थे वो नाना पलसीकर, नज़ीर हुसैन, इस तरह के बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे। तो जब मेरी एंट्री हुई और मुझसे कहा, कहानी सुनाई पहली फिल्म की, तो मुझसे कहा कि ये, तो मैंने कहा भाई ये तो फादर का रोल है, क्योंकि मैं भी, अब मेरे को फिल्म के लिए बुलाया तो मैंने समझा कि मुझे हीरो के लिए बुलाया होगा, क्योंकि 35-36, मैं भी 36 का ही 35 का ही था मैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वी वांट टू इंट्रोड्यूस यंग फादर्स इन द इंडस्ट्री। ओह वाह। हाँ। और ये 2 दोस्तों की कहानी है, आप ये ना समझे कि इसमें हीरो हीरोइन, लड़का लड़की तो होते ही हैं, मोहब्बत उनमें होगी, लेकिन ये 2 दोस्तों की कहानी है, मैं और आलोकनाथ।
तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं कहानी बहुत पसंद आई थी मुझे। हालांकि नाम उस वक्त मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त कुछ अलग तरह के नाम होते थे फिल्मों के, एक वर्ड के होते थे, दीदार, मझधार, निश्चय, मतलब ऐसी फिल्में जो मैंने की हैं, उसके अलावा भी। तो फिर वो मैंने की फिल्म और मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बड़ा आनंद हुआ। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रथा है कि वो एक बार फादर जो बन गया उसको लगातार फादर ही बनाते। हालांकि अब तो ग्रैंडफादर की उम्र का हो गया हूँ मैं, लेकिन ये तो इस तरीके से फादर का। तो किस भूमिका को सबसे ज्यादा याद करते हैं आप? देखिए, पहली भूमिका तो मेरी मैंने प्यार किया फिल्म जो थी उसमें थी, हम सब नए थे, फ्रेश, मतलब मैं भी, पहली फिल्म थी आलोकनाथ की, शायद एक सेकंड या थर्ड फिल्म थी। रीमा लागू जी जो हैं मराठी की बड़ी एस्टेब्लिश्ड एक्टर थी, उनकी भी पहली फिल्म थी। भाग्यश्री और सलमान की भी पहली फिल्म थी। तो लगभग सभी की, लक्ष्मीकांत बेर्डे जो उसमें उनके दोस्त बने थे, उसकी भी पहली फिल्म थी। तो इस तरीके से हम सब पहली बार फिल्म के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे। और हमारे डायरेक्टर भी पहली बार पहली फिल्म बना रहे थे, सूरज, और वो भी यंग थे, 21 साल की उम्र थी। तो इस तरीके से फिर हम वहाँ से चले तो चल पड़े। और आपके सामने एक फिल्म तो वो मुझे पसंद आई बहुत, हम दिल दे चुके सनम में मेरा एक डिफरेंट काइंड ऑफ फादर था। हम दोनों का रैपो जो था थोड़ा कॉमिकल भी था मेरा शुरू में, जो इंटरवल के पहले वाला है, मैं और विक्रम गोखले जी थे मेरे मित्र उसमें। वो मेरे वैसे भी बहुत अभिन्न मित्र थे, अभी तो चले गए, बहुत अच्छे एक्टर थे। और तो फादर और उनका बॉन्डिंग, अजय देवगन का बॉन्डिंग जो है वो आपने देखा होगा। हम दोनों एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं, वो हमारे जूनियर हैं। तो वो एक सीन वो मुझे पसंद आई थी। हालांकि इंटरवल के बाद हम लोग फादर्स गायब हो गए थे, बट वो फिल्म तो जी, बहुत जी। याद उसके की अलावा और जाती भी है। मैंने फिल्में की हैं। हाँ। एक फिल्म मैंने की थी निश्चय, अगर आपको याद हो। निश्चय में भी बड़ी कास्ट थी, विनोद खन्ना थे, सलमान थे, करिश्मा थी। उसमें मैं विलन था, बिल्कुल टिपिकल बम्बईया विलन। चलते चलते एक फिल्म आई थी जिसमें रानी मुखर्जी और शाहरुख था, रानी का फादर था मैं। वो भी थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी। एक फिल्म आई थी, उसमें मैं इसका रानी मुखर्जी का फादर था और प्रीति जिंटा भी थी, सलमान भी था उसमें। वो फिल्म भी अच्छी थी, उसमें भी थोड़ा एक अलग किस्म का कैरेक्टर था। तो ऐसी फिल्में मिली हैं मुझे जिसमें अलग फादर था, लेकिन फादर तो रहा ही। जी, ओटीटी की बात करें, आपने टीवी सीरियल्स तो खूब सारे किए हैं। ओटीटी में एक ज़रूर शुरू हुई थी ओटीटी के लिए, जो भोपाल क्रेस ट्रेजेडी पे थी। उसके मेरे ख्याल में 4-5 एपिसोड बनाए भी थे वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने। फिर पता नहीं क्या हुआ, मालूम नहीं, उसके आगे बनी नहीं वो चीज़। आते हैं, लेकिन अभी मैं थिएटर में इतना बिजी हो गया हूँ, क्योंकि मेरी शो की डेट्स, देखिए शूटिंग की डेट्स तो इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन हमारी शो की डेट चेंज नहीं होती। देखिए, भोपाल अभी पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं एक हब बन गया है। सारे मुंबई के प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, साउथ के भी आ रहे हैं, सब आके यहाँ पे शूट कर रहे हैं। ये शूटिंग फ्रेंडली जगह है मध्य प्रदेश के लोकेशंस। ऐसे में यहाँ पे फिल्म सिटी नहीं डेवलप हो पाई। बातें हर वक्त होती रही, कई साल से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बात करते हैं, कई फिल्म स्टार्स आते हैं वो भी बात करते हैं फिल्म सिटी डेवलप होनी चाहिए। देखिए, फिल्म सिटी की कोई, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आवश्यकता आजकल के ज़माने में है। जो लोकेशंस चाहिए वो प्रोड्यूसर ढूंढ लेते हैं। हमारे बावजूद इसके कि फिल्म सिटी हमारे भोपाल में नहीं है, लोकेशंस बहुत पसंद आती हैं। हमारे सरकार का एटीट्यूड क्या है फिल्म्स के प्रति, उनको किस तरीके की सुविधाएं देते हैं, वन विंडो परमिशन मिल जाती है, यहाँ की सरकार बड़ी फ्रेंडली है, यहाँ की पुलिस बड़ी फ्रेंडली है। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा क्या होता है कि फिल्म बम्बई में अगर शूटिंग करना है तो वहाँ कायदे कानून है, वहाँ यूनियन है जो जूनियर आर्टिस्ट को संभालती है। हम आर्टिस्ट को जो है, इनकी एक यूनियन है, एक एसोसिएशन है, सिंटा, सिने एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो वो संभालती है। वो कायदे हैं, उनके वर्किंग आवर्स हैं, वो लेबर लॉज लगते हैं वहाँ पर कि भाई 8 घंटे की शूटिंग है तो उसके इतने पैसे, 8 घंटे से ज़्यादा है तो इतना है, वो सारा लॉज है।
अभी क्या होता है, ये फिल्म वाले क्या है, ये होते तो तेज हैं भाई, इनको तो क्या है, कम पैसे में ज़्यादा काम निकालना है। आर्टिस्ट जो आता है वहाँ आता है, अपने घर से निकलता है, यहाँ आया, शूटिंग पे आया, शूटिंग की, 6 बज गया, टाइम ख़त्म हो गया, वाइंड अप, क्योंकि सब खत्म हो जाता है। जूनियर आर्टिस्ट की यूनियन बहुत सख्त है वहाँ। वहाँ अगर मान लीजिए जो जूनियर आर्टिस्ट हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो उसके 1.5 गुना, और फिर उसके बाद डबल शिफ्ट होगी तो उसके ज़्यादा। अगर कहीं से एक आध लाइन बोलना हुआ तो उसके पैसे अलग से। भोपाल में या कहीं बाहर जाते हैं, बम्बई के बाहर, तो वो रूल लागू हो चाहे नहीं हो, वो कर देते ही नहीं है। यहाँ पर आर्टिस्ट को बुला लेंगे सुबह 7 बजे से जो रगड़ेंगे रात के 12 बजे तक। अब बेचारा घर भी नहीं है, वो तो यहाँ होटल में रुका दिया है उसको तो ये एक चीज़ें हैं, होटल सस्ते हैं, लोकेशंस फ्रेश हैं। और मध्य प्रदेश तो आपको जानते हैं कि ख़जाना है, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य का, हेरिटेज, जो हमारे यहाँ, हमारा हेरिटेज कितना रिच है। तो इस वजह से यहाँ पर, और अभी देखिए 5-10 साल चलेगा, फिर पुराना हो जाएगा, फिर कहीं और चलेगा, फिर कोई और नई डेस्टिनेशन वो ढूंढ लेंगे। फिर हमारे यहाँ सब्सिडीज भी हैं शायद। हाँ, सब्सिडीज तो खैर देती है गवर्नमेंट, एनकरेज करती है, यूपी भी करती है। हाँ, फाइनेंशियली तो फायदा होता ही है ना स्टेट को। यहाँ की होटल्स चलती हैं, यहाँ के लोकल जो रोजगार के अवसर मिलते हैं। हाँ। फिर कई तरह की चीजें, लोकल आर्टिस्ट सारे यूज होते हैं, हालांकि उनको रगड़ा वैसे ही जाता है लेकिन आप बड़े पर्दे पे बहुत इजीली दिख भी रहे हैं ना, दिख भी रहे हैं, जो मुंबई में जाके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ यही तो मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ कि आप अपनी कंडीशंस में जब सब्सिडी देते हैं, आप ये भी रखिए कि हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को आप कम से कम सब्सटेंशियल रोल तो देंगे, रोल दीजिए। हाँ, रोल देंगे। वो खड़ा कर देते हैं भीड़ में, 1-2 लाइन बुलवा दी और यहाँ बेचारे खुश हो जाते हैं कि यार मैं देखो चेहरे पे दिख रहा हूँ, पर्दे पे दिख रहा हूँ जी, सही बात है। आपकी जो फैमिली है, जैसे आपकी वाइफ है, वो भी एक्टिंग करती हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, तो बड़ा अच्छा तालमेल बना रहा। जी बिल्कुल, तालमेल बना हुआ है। और अब तो शादी के भी 50 साल हो रहे हैं होने वाले हैं। देखिए हम लोग दोनों, बल्कि मुझसे सीनियर हैं, रीता जो है मुझसे सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं। वो तो बंगाली हैं, तो उनके यहाँ तो परंपरा रही है फैमिली की। जो थिएटर हमारी वर्कशॉप हुई थी 1973 में, उसमें हम दोनों एक साथ ट्रेनी थे। वो भी ट्रेनी थी, उन्होंने भी लिया था कारण जी के निर्देशन में। हम दोनों ने वहीं से शुरुआत की। हालांकि उस वक्त जो था, एक छोटा शॉर्ट प्ले हम लोग साथ में थे, बाकी वर्कशॉप में तो साथ में थे, एक्सरसाइज करते थे और जो भी सिखाया जाता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक संस्था बनाई थी यहाँ, जिसमें रीता भी थी और भी लोग थे, कुछ 10-12 लोग थे। रंग शिविर नाम से उसकी संस्था थी। उसके साथ काफ़ी नाटक किए हमने। कारण जी ने मैं उसमें भी हमारे डायरेक्शन किया था एक प्ले का, पंछी ऐसे आते हैं, जो मराठी का एक बहुत मशहूर नाटक है, अशी पाखरे थी, विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ है। तो उसमें हम दोनों थे। और उसके बाद लगातार फिर भोपाल शादी हो गई, साथ में नाटक करते रहे। वो वैसे एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल वर्कर। तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो 23-24 के बाद उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया था। मैं भी सरकारी नौकरी में था जी। तो हमने भी 23-24 साल नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिया। दोनों पेंशन भी पाते हैं और बस थिएटर कर रहे हैं। इसीलिए तो आपने बुला लिया हमको बातचीत करने के लिए जी बिल्कुल सही है। चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को? भाई, स्वदेश के ज़रिए मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। आपसे पहले भी मुलाकात हुई है। मैं दर्शकों से, और ख़ास तौर से दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए फिल्में या OTT पे जो भी चीज़ आती है, वो अगर अच्छी है, उसका कंटेंट अच्छा है, रिच है और साफ सुथरा है, तभी एक्सेप्ट करिए उसको। अदरवाइज ये कचड़ा मत करिए, तो मत देखिए, उसको डकार दीजिए। तभी हमारे ये जो OTT का चैनल है या सिनेमा है, ये सुधरेगा, और सुधर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा यूथ से मैं कहना चाहूँगा एक कि पेशेंस रखिए, हमेशा जो है सब्र रखिए। वक्त पर हर चीज़ मिलती है। आप भले ही एक्टर हों या किसी और भी प्रोफेशन में हो। और ये भी ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आप थिएटर को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें, उसको, उसकी ट्रेनिंग आप लें, उससे सीखें कुछ,
उसके द्वारा संवेदनशील होने की कोशिश करें, जिसकी हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी हम क्या है कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जी रहे हैं, उन्हीं की तरह की अफसरी, उन्हीं की तरह का पुलिस बिहेवियर हम बर्दाश्त करते रहे हैं। और धीरे धीरे अब थिएटर की वजह से, संगीत की वजह से, नृत्य की वजह से, ये जो हमारी कलाएं हैं, इनकी वजह से ये सारे महकमे भी जो हैं अब उतने वो उस तरह से नहीं रहे। अब संवेदनशील हो गए हैं, और संवेदनशील सेंसिटिव हो जाएंगे तो हम लोगों की प्रॉब्लम को समझेंगे, उनको उसी तरह से सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा यूथ से निवेदन है कि भविष्य में जब भी आप इस तरह के किसी भी प्रोफेशन में जाएं, इसको ज़रूर याद रखें कि हम एक सेंसिटिव कार्यकर्ता हैं, हम एक सेंसिटिव प्रोफेशनल हैं, ताकि हम समाज के इस परिदृश्य को बदल सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। ओटीटी के लिए आपने खास करके जो कहा कि जो अश्लीलता परोसे जा रही है उसको आप कंटेंट को मत देखिए, वो उस तरह की चीजें बननी कम हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से बधाई आपको अवार्ड के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, जय हिंद। तो दर्शकों, आज हमने बात की राजीव वर्मा जी से। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे अहम पिता की भूमिका उन्होंने निभाई है उन हिट फिल्म्स पे, जो हिट ही नहीं बल्कि सुपर हिट हुई हैं। लेकिन इनका जो पहला प्यार हम एक तरीके से कह सकते हैं वो है थिएटर। वो वाला सफ़र उनका आज भी निरंतर वो उस पर चल रहे हैं। आज भी नाटकें कर रहे हैं, आज भी रिहर्सल्स कर रहे हैं और दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।